कभी कभी रात को अचानक से नींद का खुल जाना, बार बार तेज बाथरूम का आना और पेशाब करने के दौरान पेशाब में जलन या दर्द का होना, और ये सोचकर कि दर्द और जलन बार बार होती है इसलिए पानी का कम पीना। कभी कभी अचानक से पीठ या पेट के साइड में तेज दर्द का होना। इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी आपको अलार्म दे रही है और वो ये बता रही है कि शरीर में सब कुछ ठीक नहीं है। हाय, मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईएनएच सेहत। बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि आप मेरे इंट्रोडक्शन में समझ ही चुके होंगे कि मैं आज बात करने वाला हूं आपकी किडनी के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, और किडनी का जो रोल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। और ये बताने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर AK चौरसिया जी, जो कि MD होम्योपैथिक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच सेहत में। और जैसे कि आज का हमारा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि इस पर आपसे बेस्ट गेस्ट हमारे साथ हो नहीं सकते, क्योंकि बीइंग अ यंग पर्सन आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स को किडनी को लेकर, स्टोन्स को लेकर, पथरी को लेकर, या और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स किडनी के लिए होते हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि हम शुरुआत से करते हैं। हाँ, बताइए ना। किडनी का जो फंक्शन है, बहुत से लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। जरा आप बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए सनी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे सेहत के लिए किडनी का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि किडनी जो हमारा काम करती है, हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो यूरिन होता है, उसी के थ्रू फिल्टर होके निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो भी कचरा होता है वो यूरिन के थ्रू ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर अपने किडनी का ध्यान रखना चाहिए। किडनी का देखिए ध्यान रखने के लिए हमको प्रॉपर पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। देखिए, पानी पीने का कोई नियम नहीं होता है। जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए, लेकिन प्रॉपर आपको दिन भर में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी रेगुलर पीना चाहिए। साथ में आपको जो जूसेस होते हैं, प्रॉपर जूस लीजिए या फल लीजिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी किडनी का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इसमें कुछ दिक्कत आती है तो फिर आपको परेशानियां बढ़ती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का फिल्टर अगर कुछ है तो वो किडनी है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत इनिशियल जो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम यंगस्टर फेस करते हैं, बुजुर्ग फेस करते हैं, कई बार बच्चे भी करते हैं, पेशाब में जलन का आना या पेशाब में दर्द का होना, ये क्या बताता है? इसका क्या मतलब है? ये कितना गंभीर है? देखिए, पेशाब में जलन होना ये तो बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, इसके लिए किसी को भी मान लीजिए हल्का सा पेशाब में जलन होती है तो सबसे पहले तो भाई आप खुद ऑब्जर्व करिए कि आप पानी कम पीते हैं क्या। यदि आप पानी की मात्रा बढ़ाते हैं या जूसेस लेते हैं और आपकी पेशाब की जलन ठीक हो जाती है और उसका कहीं ना कहीं कलर हल्का सा पीला आता है, तो आप ये समझिए कि आप ठीक हैं। लेकिन यदि बर्निंग मिक्चुरेशन ज़्यादा हो रहा है, पेशाब में बार बार जलन हो रही है, तो जलन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो आपके पेशाब में इन्फेक्शन है, या तो आपको भाई यूरेटर में जाके पथरी भी फंस सकती है। तीसरा चीज, या तो पेशाब नली में सिकुड़न है। तो उसके लिए हम अपने डॉक्टर से मिले। डॉक्टर सिंपल सी टेस्ट कराते हैं। एक यूरिन RM होता है, एक सोनोग्राफी होती है और RFT टेस्ट कराया जाता है। यदि उसमें रिपोर्ट्स ठीक आती है तो सिंपल सी कुछ दवाइयाँ दी जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बर्निंग मिक्चुरेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो मेरा अनुमान है। बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस 15 साल के लगभग का है जी। ऐसे में कोई कैसे पहचाने कि उसको यूरिनल डिफंक्शन या कुछ फंक्शन में इश्यूज है या कोई दिक्कत बहुत मेजर हो चुकी है? क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं उसको पहचानने के? क्योंकि जलन अमूमन हम देखते हैं कई बार धूप में जाने से, या जैसे आपने भी कहा कि पानी का कम इस्तेमाल करने से भी पेशाब में जलन होती है। इसके अलावा क्या पहचान है उसकी कि हम पहचान जाए कि हमारी जो यूरिनल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग सही नहीं हो रही है? देखिए, ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि आप मान लीजिए यूरिन के लिए जाते हैं। भाई, मान लीजिए यूरिन की धार कमजोर हो रही है, आपको बहुत ताकत लगाना पड़ता है, साथ में बर्निंग मिक्चुरेशन भी हो रहा है और रात में आपको यूरिन 3 से 4 बार उठ के जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि किडनी का प्रॉपर फंक्शन हमारा नहीं है। प्रॉपर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और हमको 3 ही टेस्ट सी चीजें पता चल जाती हैं। पहला, आप यूरिन RM करा लीजिए। बहुत उसमें यदि पस सेल्स आती है तो आप कल्चर करा सकते हैं। साथ में एक सोनोग्राफी करा लीजिए।
फिर अपन हायर टेस्ट पे जाते हैं, कुछ ज्यादा तकलीफ आती है तो सिंपल ही टेस्ट होते हैं। पर ये अमूमन क्या जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें होता है, यंगस्टर में होता है, बच्चों में होता है, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? क्योंकि यूरिन का कलर भी कई बार हमको डराता है। कई बार बहुत रेडिश तरह की यूरिन होती है, कभी येलो तरह की होती है, कभी ब्राउन कॉफी कलर की होती है। तो क्या कलर भी इसमें मैटर करता है? सर आप तो खुद भी डॉक्टर्स की भाषा समझिए हम्म। कि यदि आपका यूरिन का कलर हल्का पीला है तो कहीं ना कहीं आपका यूरिन अच्छा है। दूसरी चीज, मान लीजिए यूरिन का कलर हल्का सा रेडिश आता है या पिंकिश आता है तो कहीं ना कहीं वो किडनी डिजीज के लक्षण में आता है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने रात में कहीं बीटरूट खाया हो सकता है उसके कारण वो कलर हो, लेकिन आप 1 दिन 2 दिन तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। लगातार यदि वो कलर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको यूरिनारियम कराना ही पड़ता है। एक और बात है, थोड़ी सी हंसने वाली बात भी है कि अक्सर यंगस्टर ये कहते हैं हंसी मजाक में कि बियर पीनी चाहिए, उससे यूरिन साफ होती है, यूरिन का कलर फिल्टर होता है। ये कितना सच है, कितना मिथ्या है? और यंगस्टर जो सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, यूरिन बियर आप पीजिए तो हाँ। बियर से क्या होता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा हम्म। तो आपको बार बार यूरिन होगी, थोड़ा सा यूरिन अच्छा साफ खुल के खिल होने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बियर एक डायूरेटिक का काम करता है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि यूरिन का जब पास होती है, कई बार जो बुजुर्ग होते हैं हमने देखा कुछ लोग डायपर भी पहनते हैं, कुछ लोगों को बैठे बैठे यूरिन पास हो जाती है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चे हो। ये किस तरह की बीमारी होती है या किस तरह का ये एक कहना चाहिए कि डराने वाला सिम्टम है? क्योंकि ये कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, कई बुजुर्ग या यंग लोगों में भी ये चीजें हम देखते हैं। क्या इसके पीछे की वजह है और क्या इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? देखो सनी, इसमें जो प्रॉब्लम आती है इस बीमारी को बोलते हैं स्ट्रेस इन कंटिन्यूअस। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लेडर होता है यानी पेशाब की थैली, इसकी संकुचन क्षमता कम हो जाती है और हमको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। साथ में आप देखेंगे कि कई फीमेल्स आफ्टर प्रेगनेंसी या कुछ भारी सामान उठा लेती हैं, उसके कारण भी ये सब समस्याएं आती हैं। आप देखोगे कि बुजुर्गों को तो ये सेंसेशन ही हो जाता है कि मुझे यूरिन जाना है, यूरिन जाना है। या आप पेशेंट डायबिटिक है मान लो, उसको भी ये लक्षण आता है। तो इसका देखिए सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन होता है, कहीं ना कहीं आपको रात में मीठा मत खाइए, तीखा ज्यादा खाना मत खाइए, रात में पानी कम पीजिए और इसकी सामान्य कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यदि पेशेंट वो हम लोगों के पास फर्स्ट टाइम आता है तो हम उसका सिंपल सा यूरिन आरएम टेस्ट कराते हैं, एक सोनोग्राफी कराते हैं और आरएफटी कराते हैं। ये टेस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि भाई इसको कितनी तकलीफ है, और सिंपल सी ये बीमारी यदि आप 2 से 3 महीना कंटिन्यू यदि आप होम्योपैथी दवाइयाँ खाते हैं तो ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। कई बीमारियां ऐसी होती है, कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो पाएगी। कई बार स्टोन के लिए बात आती है। स्टोन मुझे लगता है अमूमन 70-80% जो यंगस्टर है उनमें आजकल एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई उनको प्रॉब्लम है पथरी की, उन्होंने टेस्ट कराया, सोनोग्राफी कराया, उसमें पथरी निकली है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसका ऑपरेशन ही इलाज है या होम्योपैथी में इसका एक मजबूत इलाज हो सकता है, इसको गलाया जा सकता है? देखिए सर, पथरी तो बहुत कॉमन है आजकल। इसमें आप देखेंगे कि भाई पथरी बनती क्यों है। पहली चीज देखिए, होता क्या है कि पथरी जो हमारे, हम यदि पानी कम पीते हैं तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन होगा, छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। यदि स्टोन मान लीजिए किडनी में है या यूरेटर में है, थोड़ी देर के लिए इन्हीं दोनों रास्ते में फंसता है। यदि ये किडनी में स्टोन है और यूरेटर में है तो इसके सिम्टम क्या आते हैं कि पूरा आपको बैक पेन होगा, यूरिन करने में तकलीफ होगी और बर्निंग मिक्चुरेशन होगा। होम्योपैथी में देखिए लिमिटेशंस होती है। यदि स्टोन का साइज ठीक है, 10 से 12 mm तक का है, तो नॉर्मली वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। और यदि बड़ा साइज का है, जहाँ तक सर्जरी की बातें आती हैं, देखिए यदि पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है तो फिर भाई वो जाना ही पड़ता है। होम्योपैथी को लेकर एक और भी मन में सवाल यह आता है कि होम्योपैथी में लंबा वक्त लगता है और दवाइयाँ लेने का जो पैटर्न होता है कि खाली पेट लेना है, ये आपको अवॉइड करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो थोड़ा ये चीज़ें अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। क्या अब इसमें कोई बदलाव आया है या ये अब पहले से आसान हो चुका है? जैसे एलोपैथिक की दवाइयाँ ठीक, वैसे ही अब ये भी होम्योपैथी का इलाज संभव हो पाएगा? देखिए सर, आजकल तो बहुत आसान है। अब वो समय चला गया सर कि आप को तकलीफ है तो समय लगेगा। आपको कैसी भी तकलीफ हो,
यदि आप प्रॉपर होम्योपैथी कराते हैं तो रिलीफ भी जल्दी होता है और 24 आवर्स टाइम में काफ़ी आपको आराम भी मिल जाता है। और जो दवाइयों खाने की आप प्रक्रिया बोले कि बहुत जटिल है, अब तो बहुत डॉक्टरों ने बहुत आसान कर दिया है। आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, 1 या 2 बार भी खाएंगे तो काफ़ी कंफर्ट रहेंगे। यानी कि ट्रस्ट जो है वो पहले से और बड़ा है। 15 साल का आपका अनुभव है। एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो मुझे अभी इस वक्त याद आ रही है। हमारे घर परिवार में भी कई ऐसे बच्चे हैं, आसपास भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि नींद में बाथरूम कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। कई बुजुर्ग भी इस तरह के हैं जो कि नींद में ही पेशाब कर देते हैं। तो ये क्या बीमारी है, इसका इलाज होम्योपैथी में कैसे संभव है? देखिए, जो हमारे घर परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का जो ब्लेडर होता है वो 5 से 12 साल तक नॉर्मल ग्रोथ करता है। तो उस समय क्या होता है कि उनकी कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है पेशाब की कम होती है। कई बच्चे तो खेलते रहते हैं और पेशाब भी होल्ड कर लेते हैं। तो भाई ये घर का जो अपने घर के माता पिता होते हैं उनको प्रॉपर समझाना चाहिए कि भाई तुमको टॉयलेट का सेंसेशन आया है तो तुमको प्रॉपर जाना है। उनको टॉयलेट रनिंग का आदत दिलाइए तो बच्चे प्रॉपर यूरिन करने जाएंगे। साथ में बच्चों को मीठा तीखा कम खिलाइए, तो उससे क्या होता है कि बच्चे अपना एक हैबिट अच्छा रखते हैं। साथ में जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो सामान्य रूप से हम लोग उसका देखते हैं कि कहीं यूरिन आरएम में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो यदि वो रिपोर्ट नॉर्मल है तो मुश्किल से अब 2 से 3 महीना होम्योपैथी में दवाइयाँ आती हैं। 2 ही दवाइयाँ आती है, एक यूकेस्कियम आती है और कॉस्टिकम आती है। यदि आप उसका सेवन करते हैं तो बच्चे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। पेशाब की नली का सिकुड़ना क्या होता है और इसका इलाज कितने जल्दी संभव है? क्या क्या दिक्कतें इससे होती? देखिए, पेशाब नली की सिकुड़न आज बहुत कॉमन समस्या है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि कई लोगों को बार बार यूटीआई होता है। साथ में ये किसी पेशेंट को पेशाब के रास्ते में पाइप गया है तो आज नहीं तो कल उसको ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसका हम लोग एक बहुत ही अच्छा टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं जिसको आरजीयू बोलते हैं, और साथ में यूरिन आरएम कराते हैं, एक सोनोग्राफी कराते हैं। उससे हमको पता चलता है कि जो हमारा पेशाब का रास्ता है वो कितना सिकुड़ा हुआ है, छोटा सिकुड़ा है कि ज़्यादा बड़ा सिकुड़ा है। यदि वो 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसके जो लक्षण होते हैं, लक्षण यही आएंगे कि उसको पेशाब में बहुत तेज जलन होगी, धार काफ़ी कमज़ोर रहेगी, उसको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी। वो पेशाब करके भी आएगा तो उसे लगता है कि मेरा पेशाब अभी अधूरा है, मैं और करने जाऊं। तो इन सब लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि सिकुड़न छोटी है तो दवा से ठीक होती है। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि इसमें ऑपरेशन एक लास्ट विकल्प होता है और ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना, उसका रेशियो कम होता है। ये क्या इतना डराने वाला है या एक सामान्य सी एक बीमारी है जो कि दवाइयों से ठीक हो सकती है? देखिए सर, हर बीमारी का एक लिमिटेशंस होता है। अपन जो दवाइयाँ देते हैं, जो मैंने अनुभव किया, भाई कई पेशेंट ठीक होते हैं, नहीं तो आप देखेंगे कि आप ऑपरेशन करा के भी आइए, उसके बाद भी उनको प्रॉपर पेशाब की नली की सफाई करनी पड़ती है, जो कि वो लगातार कराते हैं। उसके बाद भी उन लोगों को समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। एक सवाल और ये भी है कि हार्ट और किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनको पानी कम पीना चाहिए, ये एक तरीके की मिथ्या है या वाकई में इसमें कुछ सच है? और पानी का कंजम्पशन जो है वो किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम जिमिंग करके आ रहे हैं और हम बहुत सारा पानी कंज्यूम कर जा रहे हैं, धूप से आ रहे हैं हम पानी पी जा रहे हैं, कई बार हम चलते फिरते पानी पी जाते हैं। तो सही तरीका क्या है और ये जो कहा जाता है ये कितना सच है? देखिए सर, पानी का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। पहली चीज, पानी आप जितना अच्छा पिएंगे, जितना ज्यादा पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 2 से 2.5 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। साथ में आप प्रॉपर फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए। हाँ, जो आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्या किडनी के पेशेंट को पानी कम पीना चाहिए? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किडनी पे प्रेशर पड़ता है और लोड पड़ता है। तो आप 1.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी सकते हैं। रात में पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। यही चीज आप यदि कोई हार्ट की सर्जरी करा के आता है, जिसको आप बाईपास बोलते हैं, उस पेशेंट को भी 1.5 लीटर से पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ये आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि किडनी के पेशेंट को पानी कम पीना चाहिए, लेकिन क्या वो दिन में भी कम पानी पिए या सिर्फ रात के वक्त में ही कम पानी पी लें?
पिए, या क्या उसका एक रेशियो हो सकता है कि 1.5 लीटर दिन में 1.5 लीटर रात में, किस तरह से? क्योंकि कहा ये भी जाता है, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो पानी ज्यादा पीजिए, उससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं सर, आपको 24 आवर्स टाइम में सिर्फ 1.5 लीटर ही पानी पीना है और प्रॉपर नाप के पानी पीना है। पानी बस इम्पोर्टेंट नहीं होता है, 1.5 लीटर में आपका दाल का भी पानी आता है, दूध भी आता है। यदि कोई आप ऐसे फल खा रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है कि हम 1.5 लीटर के ऊपर ना जाएं। बिल्कुल। एक सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को कई बार यूरिन लीकेज हो जाता है, तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? कई बार कुछ वेट उठाने के दौरान यूरिन लीकेज हो जाता है, ये किस तरह की बीमारी है या इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? देखिए, जो फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है सर, इसको स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस बीमारी बोलते हैं। ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद होती है, या कहीं कोई आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे बीपी की है, शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या कई फीमेल्स भारी सामान उठाती हैं, तो इसके कारण ये समस्याएं होती हैं कि उनकी ब्लैडर की कंट्रोल करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और वो हेजिटेट होते, कहीं जाते हैं तो उनको लगता है कि हमको वॉशरूम मिल जाए, मैं बाथरूम कर लूँ तभी जाऊँ। तो ये यदि आप पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो सिंपल सा हम यूरिन आरएम टेस्ट कराते हैं, एक सोनोग्राफी कराते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि भाई तकलीफ कितनी है। और ये बीमारी पूर्ण रूप से होम्योपैथी से ठीक होती है। कई सर्जरी के बाद, जैसे आप प्रोस्टेट की सर्जरी कराइए या कोई बड़ी मेजर सर्जरी के बाद भी ये समस्या आती है कि यूरिन लीकेज होने लगता है। इसकी प्रॉपर होम्योपैथी में दवा आती है जो पूर्ण रूप से ये बीमारी को ठीक करता है। बिल्कुल। और एक सवाल और है, बेलेंटाइट क्या होता है? बेलेंटाइट को लेकर हम, चूंकि आप पहले ये टेक्निकल वर्ड है, जरा मैं चाहूंगा आप उसको लेकर किस किस को क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कितना गंभीर है ये बीमारी? आजकल हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं आजकल गलत आदतों की संगतों में आ ही जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पेनिस का जो पहला पार्ट होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलें तो सुपारी बोलते हैं, वो भाग हल्का सा छिल जाता है, उसमें हल्के से दाने आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें इतनी रेडनेस आ जाती है कि काफ़ी पेन करता है। और आप सबसे बड़ी चीज़, आप इस बीमारी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ जानना चाहेंगे, शुगर का जो पेशेंट होता है, यानी कि उसको यही सिम्टम आता है कि उसका पेनिस में रेडनेस आएगा, दाने आएंगे और उसमें खुजली होगी। पेशेंट उसको बताता ही नहीं है, काफ़ी दिन तक खुद ही क्रीम लगाता रहेगा, खुद ही कुछ मेडिसिन ले लेगा कि भाई ठीक हो जाए। हाँ, ठीक तो हो जाएगा, आप कोई ना कोई फंगल क्रीम लगाओगे, लेकिन वो बार बार रिपीट होता है। तो आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से मिलिए। फर्स्ट विजिट ही हम लोग उसका प्रॉपर शुगर टेस्ट करते हैं, और जैसे ही सर हम शुगर टेस्ट करते हैं तो शुगर बढ़ के ही आती है। इसका कारण क्या है और ये किन लोगों में ज्यादातर पाया जाता है? क्या कोई एक उम्र इसकी निश्चित है, टीन एज में होगा, बच्चों को होगा या यंगस्टर को होगा? कैसे इसको आसान तरीके से हम और कहना चाहिए कि समझ पाए, जान पाए कि हमको ये बीमारी हो रही है या इसकी वजह से बीमारी हो सकती है? क्या बचाव है इसका? सर, टीन एज में तो जो बच्चे मैस्टरबेशन करते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है। अब यदि अपन मान लीजिए शुगर के पेशेंट में जाते हैं, शुगर का लक्षण ही पहला यही लक्षण आता है कि उनके पेनिस में रेडनेस आएगी, ईचिंग आने लगती है, दाने आएंगे, स्किन फट जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट विजिट ही अपने डॉक्टर से मिलिए और प्रॉपर शुगर टेस्ट कराइए, तो कहीं ना कहीं आप जल्दी सेफ हो जाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है उस चीज़ का। एक सवाल जहन में ये भी आता है कि यूरिन को लेकर जो दिक्कतें या अब तक हमने जो डिस्कशन किया, क्या इसका असर टेस्टोस्टेरोन या शुक्राणु अंडाणु जो कि प्रेगनेंसी के वक्त में जिसका क्रोमोसोम बनता है, उस पर कितना पड़ता है, कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्शन की आपकी क्वालिटी है ह्यूमन नेचर के अंदर, उस पर पड़ता है। वो कैसे हम समझे इसको? सर, आजकल के तो बच्चे बहुत ही सारी गलतियां करते हैं। देखिए, आप देखेंगे टीन एज में कहीं ना कहीं गलत संगत और कुसंगत के कारण बच्चे गलत रास्ते में चले ही जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा यदि इन सब चीजों को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पर्म काउंट काफी कम कर देते हैं, जो कि आफ्टर मैरिज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और यदि आपका स्पर्म काउंट कम होगा तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी भाई। तो ये सारी चीज़ों का फर्क एक आपकी मैरिज पर पड़ता है।
भविष्य सर- में पड़ता है? सर आपकी मैरिज में भी पड़ेगा, सर आपके भविष्य में भी पड़ेगा। यदि इसको आप सिंपल सा भाषा में समझिए कि कहीं न कहीं आपने एक भाषा सुनी होगी कि भाई स्पर्म तो अच्छे आते हैं लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं है, हम्म तो इससे समस्या क्यों नहीं आएगी? हम्म। और शुक्राणु है तो बहुत कम है, तो भैया मेल फीमेल दोनों में मुझे लगता है इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जो कि आप जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि आखिर दोनों को क्या प्रिकॉशन पालने की जरूरत सर लाइफ का एक बहुत अच्छा फंडा है। है। आपको जीवन यदि स्वस्थ जीना है तो स्वयं आप जियो और हम्म। अच्छा जियो। स्वयं खुश रहो, अच्छा हेल्दी डाइट खाना खाओ और अच्छी चीजें खाओगे तो शायद हर चीज से स्वस्थ रहोगे। यदि आप गलत संगति पे जाओगे, ड्रिंक करोगे, स्मोक करोगे और गलत चीजें करोगे तो कैसे दिक्कत ही आएगी। बिल्कुल। जाते जाते आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर अपने यूरिनर को बेस्ट रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए क्या उपाय या क्या दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ताकि हम डॉक्टर से दूर रहें, अपनी हेल्थ को सही रख पाए और भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप स्वयं खुश रहेंगे तो शायद हर चीज़ से, समस्या से दूर रहेंगे। सिर्फ आप अच्छा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज के लिए कोई टिप्स देंगे? इसके अलावा कोई रूटीन लाइफ के लिए, खासतौर पर यंगस्टर के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनको कि फॉलो करना चाहिए, फीमेल्स के लिए? सर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे मेल हो फीमेल, आज सारे अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं और कहीं ना कहीं हर बंदा प्रॉपर वॉक करता है, प्रॉपर योगा करता है। बस थोड़ा सा यदि अपना ध्यान रखें। एक सवाल और जाते जाते दिमाग में आ रहा है कि जब आप जिम जाते हो तो कहा जाता है कि आप भारी चीजें मत उठाइए, जरा इसको मैं पूछना भूल गया आपसे, जरा इस पे भी बताइए। सर होता क्या है कि हम फर्स्ट विजिट ही जाते हैं तो भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं। सर धीरे धीरे करिए ना सर, भाई धीरे धीरे करने से होगा और कोशिश करने से होगा, ये कहना है डॉक्टर साहब का। AK चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे दोस्त जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी यूरिनर का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का, अपने परिजनों का, सबका ख्याल रखेंगे और आने वाले समय के लिए अपने आप को मजबूत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी हेल्थ को सीरियसली लेंगे। इसी के साथ सेहत के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।